शहीदों के किस्से गर्व से भर देते हैं, पर यह शहादत आखिर कब तक? देश के लिए जो लड़ाई में वहाँ जाता है, वहाँ तो किसी न किसी को बलिदान देना है। उन्होंने जो किया उसके लिए, उसकी बहादुरी पर हमको बहुत गर्व है। मेरे को ना अपने पापा पे गर्व हो रहा है, क्योंकि मेरे पापा मरे नहीं बल्कि एक शहीद हुए। बहादुरों को सब सलाम करते हैं, पर बहादुरी का ऐसा अंजाम आखिर कब तक? बोले खबर अच्छी नहीं है, खबर अच्छी नहीं है, हमको ये बताया नहीं। ये चले गए हेडक्वार्टर पता करने के लिए। हर समय अपने पापा को मिस करती हैं। नहीं दिखते उनके पापा उनके पास, छुट्टियों पे नहीं आते, वो नहीं जाते अपने पापा के पास। इनका कतरा कतरा वंदे मातरम पुकारता है, पर मुल्क की आवाज भी तो हो वंदे मातरम। मेडल देने से नहीं न कुछ होगा, तो जिंदगी कैसे जाएगी। मैं चाहता हूँ मैं भी भारतीयों के आर्मी में पापा का बदला। सैनिकों का हौसला ही नहीं, हुक्मरानों का उसूल भी हो वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। पिछले 1 महीने में आतंकी हमलों ने हिंदुस्तान का कलेजा चीर कर रख दिया है। पूंछ हो, उड़ी हो, आतंक की इस कायराना कार्रवाई ने सिर्फ खून बहाया नहीं है, खून खौला दिया है। लेकिन आप खुद सोचिए, क्या ये हमले नए हैं? क्या ये आक्रोश नया है? क्या ये बलिदान नया है? क्या जवाब को लेकर जिन विकल्पों को तलाशा जा रहा है वो विकल्प नए हैं? या फिर हम उस बलिदान को समझ ही नहीं पाते? आज वंदे मातरम में हम आपको बताएंगे बलिदान का मोल। कुछ हफ्तों पहले मैं आपकी अगली पोस्टिंग के बारे में सोच रही थी। कुछ हफ्तों पहले मेरी नन्ही बेटियां आपके घर आने के ख्वाब के साथ सोती थी। कुछ हफ्तों पहले मैं आपको कह सकती थी, आई मिस यू। कुछ हफ्तों पहले आपके नाम के आगे शहीद नहीं लिखा था। कुछ हफ्तों पहले आप केवल लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार थे, पर अब हम उस सन्नाटे में ताकते हैं, आपको आसमान में तलाशते हैं। हमारी माना और सारा का तकिया आंसुओं से गीला होता है। आज फिर कोई उन सितारों के साथ आसमान में चला गया। आज फिर कुछ बच्चों के पापा कभी नहीं लौटने वाली जगह चले गए। ये कब खत्म होगा? नन्हे बच्चों के आंखों का सूनापन है बलिदान की कीमत। एक पत्नी की अधूरी जिंदगी है बलिदान की कीमत। माता पिता की अंधेरी आस है बलिदान की कीमत। ये जरूर है कि वो हर समय अपने पापा को मिस करती हैं। नहीं दिखते उनके पापा उनके पास, छुट्टियों पे नहीं आते, वो नहीं जाते अपने पापा के पास, पर बहुत बहादुर बेटी हैं। छोटी ज़रूर है पर बहुत बहादुर है। छोटी वाली तो समझ ही नहीं पा रही, बड़ी थोड़ा समझदार है, समझती है। शहादत क्या होता है वो क्या समझेगी, वो क्या जानेगी क्या होता है। ये शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार की पत्नी का फेसबुक पोस्ट है, जिसमें उन्होंने अपनी बेबसी बयां नहीं की, बस एक सवाल पूछा, ये कब खत्म होगा? हिंदुस्तान में वीरों की कमी नहीं, वो तो आगे बढ़कर दायित्व उठाते हैं, पर एक शहीद की पत्नी के सवाल का जवाब क्या है हमारे पास? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है, जब तक नेशन रहेंगे तब तक नेशन को गार्ड करने वाले सोल्जर्स भी रहेंगे। ये सच्चाई है और इसको हम झुठला नहीं सकते। और एक सैनिक की बीवी होने के नाते मुझे पता था कि शायद, और मैं खुशी खुशी भेजती भी थी अपने हस्बैंड को, और उन्होंने जो मौत, उनको जो मौत मिली, वैसे उनसे पहले भी बहुत सारे चले गए और उनके बाद भी बहुत अभी भी जा रहे हैं और खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हैं। पर कुछ तो अंत होगा, मुझे नहीं पता, मैं कोई रक्षा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं नीतियाँ नहीं बनाती,
पर मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि इसका कोई अंत हो, इस तरह से ज़िंदगियाँ वेस्ट ना हो। दिसंबर 2014 को कश्मीर घाटी में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले हुए थे। उसी दिन उड़ी के मोहरा में भारतीय सेना के कैंप पर 6 आतंकियों ने हमला किया था। इन्हीं से लोहा लेते हुए 35 साल के लेफ्टिनेंट कर्नल संकल्प कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे। ऐसा संयोग था, मैं चाय पी ली थी, तब तक फोन आया। फोन ये बोला उठाओ किसका है, मोबाइल उठाओ, फोन किसका है। उठाया तो पटना से फोन आया था कि आप लोग पटना आ जाओ। हमने इनको पकड़ा दिया कि क्या ये लोग बोल रहा है, सुनिए तो पटना आ जाओ क्या। हमने कुछ बात होगी तो ये बोले क्या बात है, तो आप लोग अंकल आ जाइए। कोई दूसरा कोई बोल रहा था, बोले प्रिया से बात करवा। प्रिया बोली मैं कश्मीर जा रही हूँ। पापा कश्मीर जा रही हूँ, क्या बात हो गया बेटा, कश्मीर क्यों जा रही हूँ। पापा फिर पकड़ लिए, क्या बात है बताओ। बोले खबर अच्छी नहीं है, खबर अच्छी नहीं है, हमको ये बताए नहीं। ये चले गए हेडक्वार्टर पता करने के लिए, वहाँ कौन सा है वहाँ आर्मी में। बोले मैं आ रहा हूँ रुको। ये पता करने के लिए गए। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। ये सच है कि वीरता के पदक से परिवार का सम्मान बढ़ता है, युवाओं का उत्साह बढ़ता है, पर यह बलिदान तब तक अधूरा है जब तक उस आतंक को जड़ से उखाड़ न फेंका जाए। जिस वक्त हम लोग प्रॉक्सी वार के लिए तैयार हो गए, उस वक्त अपने आप सब रुक जाएगा, सब चीज़ रुक जाएगा। कश्मीर में जो प्रॉक्सी जो आतंकवादी भी रुक जाएगा और वो भी रुक जाएंगे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी रुक जाएगा। जब पानी सर के ऊपर से गुजरता है तब कुछ ना कुछ तो कदम लेना पड़ता है ना। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम तो निंदा कर देते, ईंट का जवाब पत्थर से देने की रट लगा देते हैं। भारत इसका बहुत कड़ी तरीके से जवाब देगा, करारे जवाब का वादा कर देते हैं। इसका भी जवाब नरेंद्र मोदी उसी तरह से देंगे जैसे हम करगिल में दिए। पर फिर कोई सैनिक तिरंगे में लिपटा एक अधूरे सम्मान की बेदी पर चढ़ जाता है। आतंक के आंकड़े बताते हैं कि इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक करीब 65 जवान इस इलाके में अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर इन्हें आंकड़ों की तरह देखा तो हल कभी नहीं निकलेगा। गुस्सा जरूरी है, लेकिन गर्व भी जरूरी है। जरूरी है कि हम इनकी शहादत को याद रखें। मेजर मुकुंद वरदराजन 31 साल के एक डैशिंग ऑफिसर थे। वो कॉमर्स के ग्रेजुएट थे, पत्रकारिता में डिप्लोमा भी किया था, पर दिल ही दिल में अपने दादा की तरह एक आर्मी ऑफिसर बनने का ख्वाब पाल रहे थे। सो सब कुछ छोड़ छाड़कर 2006 में फौज में शामिल हो गए। उसने मुझसे एक दिन कहा कि मुझे मॉडलिंग पोर्टफोलियो के लिए पैसे चाहिए। मेरी पत्नी को लगा कि लगता है वो आर्मी ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन उसने कहा कि मॉडलिंग मेरा पैशन है, लेकिन मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। But I am going to join army only. I told him not to join the army, but he was very adamant. Then I said, okay. He was arguing me. If I am not joining the army, will you lock me in the house? And if I go to road and get an accident, then what will happen? You are not going to lock me in the house. 3 साल बाद मुकुंद ने अपने बचपन की गर्लफ्रेंड इंदू से ब्याह रचाया। सेना में अगर उनकी बहादुरी, उनकी निर्णय क्षमता की सराहना होती तो निजी जिंदगी भी बेहद खूबसूरत थी। शादी के 2 साल बाद एक बेटी हुई, अर्शिया, जिस पर वो जान छिड़कते थे। में उनकी पोस्टिंग शोपियां में थी।
जब 12 अप्रैल को उनके जन्मदिन पर घर वालों ने फोन पर बधाई दी। उस दिन उन्होंने अपने पिता को बताया कि मई में उन्होंने घर आने के लिए 10 दिन की छुट्टी ली है, पर वो सबको सरप्राइज देना चाहते थे। पर 25 अप्रैल को शुपैया के काजी पथरा गांव में आतंकियों के घुस आने की खबर मिली। मेजर वरदराजन अपनी टीम को लीड करते हुए वहां पहुंचे तो सामने से भारी गोलीबारी हो रही थी। चुनौती गांव वालों को बचाने की थी। मेजर वरदराजन के सटीक निशाने ने 3 आतंकियों को वहीं ढेर कर दिया, पर इस कोशिश में उनका शरीर भी बारूद से छलनी हो चुका था। जब तक उन्हें वहां से निकाला गया, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। Dr. Varghese, his father-in-law, called me. He said, "My son from Dubai called me. There's some." मुकुंद के ससुर का फोन आया। उन्होंने कहा कि उन्होंने इंटरनेट पर मुकुंद के शहादत की खबर पढ़ी है। मैं बाजार गया, मैंने न्यूज़पेपर्स देखे, लेकिन उसमें ऐसी कोई खबर नहीं थी। 9वें पेज पर मैंने एक खबर देखी कि बेंगलोर के एक ऑफिसर की शहादत की बात छपी थी। उसका नाम था मुकुंद। Was mentioned as Mukund. The sad thing is that as a mother, we missed him a lot. मेजर मुकुंद वरदराजन अपने वादे के मुताबिक घर तो पहुंचे, वो भी वक्त से 4 दिन पहले, लेकिन तिरंगे में लिपटकर। जिस बच्ची के सिर से पिता का साया उठा, वो 3 साल की अर्शिया इसके मायने ही नहीं समझ पाई। कैसा होता होगा एक ऐसा इंतजार जो ताउम्र पूरा नहीं हो सकता? कैसे हैं ये लोग जो देश के नाम पर सब न्यौछावर कर देते हैं? शहीद कर्नल संतोष महादिक की पत्नी भी इसी सदमे से गुजर कर निकली थी, पर आज वो हौसले की जीती जागती मिसाल बन चुकी है। पति 41 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे। नवंबर 2015 में कुपवाड़ा में भीषण एनकाउंटर में शहीद हुए थे। सेना मेडल और शौर्य चक्र से सम्मानित ये ऑफिसर भारतीय सेना की शान थे। I found him to be a leader, a very hardcore leader, who was always a pointsman, who led from the front, and his soldiers, his peers always felt that if Santosh is there, you need not have to worry. Operation will always be successful. वो हर बात पे वो कुछ तो खास थी, मतलब जो भी बात करता था पूरे दिल से करता था। He was very brave man. He was very brave, kind-hearted. He loved me so much. He loved everybody. Whoever was in contact, he loved. When we used to be alone, we used to dance on धड़कन जरा रुक गई है। बच्चों को सुलाने के लिए he used to sing. हमारी मुट्ठी में आकाश सारा, जब भी खुलेगी चमकेगा तारा। Prahar movie was his favorite movie. He was very brave man. His first love was army, and second was his family. इक्कीस तोपों की सलामी के बीच पत्नी और 2 बच्चों का गम शायद कोई नहीं समझ सकता था, पर स्वाति महादिक ने तो उसी दिन प्रण ले लिया था कि पति के यूनिफॉर्म को पहनकर उनका अधूरा काम पूरा करेंगी। एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन है कि मुझे जीने के लिए कुछ मकसद मिल गया। देयर इज समथिंग टू लिव फॉर। इस मामले में सेना की तरफ से केवल एक रियायत मिलती है, वो रियायत होती है उम्र की। स्वाति महादिक की उम्र 37 साल है, लेकिन यह भी तो सच है कि 37 साल की उम्र में शरीर की क्षमता कम हो जाती है। उन्होंने अपने पति की शहादत के केवल 2 महीने बाद सेना में भर्ती की तैयारियां शुरू कर दी थी। स्वाति ने ऐसी मेहनत की कि वो एसएसबी की परीक्षा पास कर चुकी थी।
और अब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में उनकी ट्रेनिंग चल रही है। सुबह से लेकर रात तक योग, जुम्बा और एरोबिक्स के बीच ये एक ऐसी महिला का संघर्ष है जो पति के साथ रहने के एहसास भर के लिए दर्द की किसी भी सीमा को पार करने को तैयार है, जो देश सेवा के उनके अधूरे काम को पूर्ण समर्पण से पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। इन 9 महीनों में I have gone in a very different phases of life. The amount of pain which used to have in the earlier stage, and every day I used to cry, the pain I used to miss him, वो सारी चीजें I think they are settling now. I didn't want to remember 17, 18 and 19 November. I just want to remember his 12 years of blissful life which we both have spent together. ये चेहरा हिम्मत का चेहरा है, ये चेहरा हौसले का चेहरा है, ये चेहरा हिंदुस्तान का चेहरा है, जो लहूलुहान होकर भी हारता नहीं, जो दर्द में रहकर भी बोझिल नहीं होता। ये चेहरे अलग अलग हैं, पर इन चेहरों में ही हमारा वजूद है। कर्नल एमएन राय की बेटी का वो विजय घोष क्या हम चाह कर भी भूल सकते हैं? 42 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राय को तो छल से मारा गया था। दक्षिण कश्मीर के ट्राल में उन्हें केवल बहादुरी के लिए नहीं बल्कि दयालु होने के लिए जाना जाता था। इसीलिए जब एक घर में आतंकियों के छिपे होने की खबर आई और उसे घेर लिया गया, तब आतंकी का पिता बाहर निकल कर आया और कहा कि उसका बेटा सरेंडर करना चाहता है। उसके गिड़गिड़ाने पर कर्नल राय आत्मसमर्पण का मौका देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही एक पल के लिए वो रिलैक्स हुए, घर के भीतर से आतंकियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। चूंकि कर्नल राय सबसे आगे थे, उनका शरीर छलनी हो गया। वो किसी को बुराई नहीं करता था, हम लोग कुछ करते तो भी कहता कि नहीं, और पूरा पुजारी था। कर्नल एमएन राय एक स्कूल टीचर के बेटे थे। उनके बड़े भाई सीआरपीएफ में हैं और पुलिस गैलेंट्री मेडल से सम्मानित हैं। दूसरे भाई कर्नल डीएन राय भी सेना के गुरखा रेजिमेंट में हैं। ताज्जुब नहीं कि ऐसे घर के बच्चों की रगों में भी लहू के साथ बहादुरी दौड़ रही है। कर्नल राय जब वीर गति को प्राप्त हुए, उसके 4 दिन बाद उनकी शादी की 14वीं वर्षगांठ थी। उनके फोन पर जो उनका आखिरी स्टेटस था, वो उनकी जिंदगी के प्रति नजरिए को सिर्फ एक वाक्य में बता देता है। जिंदगी में इतनी शिद्दत से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। वो किरदार निभा गए, हमारी तालियां भी बोझिल हैं। सोच कर देखें तो हमारे चारों ओर कितनी प्रेरणा है, कितनी शक्ति है, कितने शिद्दत से निभाए किरदार है कि ना तो तालियां पूरी पड़ती हैं, ना आंसू सूखते हैं। तालियों से शिकायत नहीं, पर आंसुओं को देश की तकदीर से हमेशा के लिए मिटाना होगा। उड़ी के शहीदों का किस्सा भी सुनते चले। शोर पाकिस्तान पर युद्ध छेड़ देने का हो रहा है, पर बलिदान की जो कीमत परिवारों ने चुकाई है, उसकी भरपाई क्या उन्हीं सैनिकों को युद्ध में झोंकने से होगी? बिहार के आरा के हवलदार अशोक कुमार सिंह के पिता 80 साल के हो चुके हैं, आंखों से देख नहीं सकते। सिख मिलिटेंसी के दौर में 1986 में वो अपने एक बेटे को गंवा चुके हैं, अब दूसरे का गम। इसके बावजूद वीरों का खून ऐसा होता है कि हवलदार अशोक का बेटा सेना के अलावा कुछ और सोचना ही नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मैं भी
भर्ती होकर आर्मी में पापा का बदला लूं। गया के सुनील कुमार विद्यार्थी भी उड़ी हमले में शहीद हुए। उनकी 3 बेटियां अभी स्कूल में पढ़ती हैं। मां को मालूम है पिता अपनी बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए कितने संजीदा थे। सो सैनिक की पत्नी ने कलेजा कड़ा करके तीनों बच्चियों को पिता की शहादत के अगले दिन परीक्षा के लिए स्कूल भेजा। ये पढ़ाई को बोले थे कि अच्छे से रहना और पढ़ाई अच्छे से करना। उस टाइम एग्जाम्स बोले थे एग्जाम्स अच्छे से देना ये बोले थे। ये वीरों के परिवार हैं। इनके आंसुओं में कमजोरी मत देखिए, पर बलिदान की कीमत जरूर समझिए। वो अपनी जान देने में एक पल को नहीं हिचकते, पर यह भी तो मालूम हो किसके लिए और कब तक। तिरंगे का ये चौथा रंग कैसा है भला? ये लहू सा लाल तो है, पर इसमें जो लाल लिपटा है वो किसका है? क्या हिंदुस्तान इतना बेबस हो चुका है कि 2.5 दशक से आतंक का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया है? भारत के बेटों में बहादुरी की कमी नहीं, फिर कमी कहां है? कभी कभी लगता है कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान ने हर दांव आजमा कर देख लिया है। युद्ध हो गए, आतंक के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे दिया गया, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। लेकिन अगर दूसरे नजरिए से देखें तो जब जब ताकत का सही इस्तेमाल हुआ है तो समाधान निकला है। हम आपको 47 के उस दौर में लिए चलेंगे जब लड़ा गया था कश्मीर का पहला युद्ध। तब कैसे पाकिस्तान को मिला था उसका पहला सबक और कैसे वो समझौता था जो अब पाकिस्तान झुठलाना चाहता है। आप देखते रहिए वंदे मातरम।